अब मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि फिज़िक्स एनसीईआरटी क्लास 11th से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ा बहुत झलक दिखा दूँ आपको यूनिट्स आपने कहाँ कहाँ देखी, कहाँ कहाँ पर आपने यूज़ किया है यूनिट्स का। तो सबसे पहले अगर आप कहीं पर मिल्क लेने जाते हैं तो कितना अमाउंट मिल्क कितना लेना चाहते हैं मिल्क वो बताते हैं, और आप उसके बाद क्या लगाते हैं, लीटर लगाते हैं। तो लीटर जो हो गई इसमें क्या हो गई, यूनिट हो गई, और जो 2 हो गया वो अमाउंट हो गया, आप कितना लेना चाहते हैं। तो किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, लीटर के फॉर्म में, मतलब हर एक को अपनी अपनी यूनिट डिवाइड कर दी गई है, हर एक मैटर को, मतलब मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड या फिर गैस। ओके, हर एक को अपनी अपनी यूनिट तय कर दी गई है। जैसे एक कोई सा भी मैटर है, जैसे कोई लिक्विड है तो लिक्विड के लीटर फिक्स कर दिया गया है। और जैसे कोई शुगर है, यानी वो सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म के लिए किलोग्राम यूनिट फिक्स कर दी गई है। और बहुत सारी यूनिट फिक्स की गई है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे डीप में। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि लीटर से मतलब यूनिट से अगर न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। जैसे ये मिल्क है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के मल्टीप्लाई से बन रही है। ओके, इसके बराबर क्या है, ये है। तो अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम किस लिए करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लॉस जो होते हैं, लॉस जो भी दिए जाते हैं, कुछ भी लॉस दिए जाते हैं किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा, वो होते हैं क्या, नॉन स्टैटिक होते हैं। वो सारे लॉस जो होते हैं वो नॉन स्टैटिक होते हैं, तो मतलब डायनेमिक होते हैं। ओके, नॉन स्टैटिक इन द सेंस कि जैसे हम यहाँ पर, जैसे चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड में अगर हम चेस खेल रहे हैं यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर बहुत सारे प्यादे रखे हुए हैं, तो एक ऑब्जर्वर है जिसने आज तक कभी खेला नहीं है चेस, और उसने ना ही कभी देखा है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है गोटियों को। उसको मालूम भी नहीं है कहाँ कहाँ चलती है गोटियाँ। तो प्यादा पहले किसी एक ने चला तो उसने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ भैया प्यादा जो है हमेशा सीधा ही चलता है, तो उसने एक लॉ बना दिया, ठीक है, ऑब्जर्वर ने। फिर उसके बाद जो होता है यहाँ पर अगले ही स्टेप में उसने क्या करा, यहाँ से यहाँ इधर चल जाओ, तिरछा चल जाए, मतलब डायगनल वे में चल जाओ। तब वो उसने उसका जो पहले का ऑब्जर्वेशन था वो गलत हो गया कि सिर्फ ऐसा ही सीधा ही चलता है, ये सब गलत हो चुका है। अब वो डायगनल भी चलता है, तो अभी आ गया उसके दिमाग में नया लॉ। तो लॉ क्या है, नॉन स्टैटिक रहते हैं, समय के साथ वो परिवर्तित होते रहते हैं लॉस। मतलब किसी एक ने आज कुछ ऑब्जर्वेशन किया, उसके ऊपर एक लॉ बनाया, तो अगले दिन और किसी और ने उसको उसके ऊपर और कोई सा ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो क्या हो गया, वो उसका लॉ वो चेंज हो गया। ठीक है, तो लॉस कभी भी स्टैटिक नहीं रहते, वो नॉन स्टैटिक रहते हैं, ठीक है। यह ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कब क्या कौन सा ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं। अब वो पहले तो यहाँ पर ये जो हाथी था ये सीधा चल दिया, ओके, सीधा चल दिया, ठीक है। तो उसने ऑब्जर्वर ने ये सोचा कि ये सारी गोटियाँ पीछे रखी रहती है वो सारी सीधी ही चलती है, लेकिन अगले ही स्टेप में उसने क्या करा, ये जो घोड़ा है, घोड़ा जो है ये 2.5 कदम आगे चल दिया। तो 2.5 कदम आगे चल दिया तो उसका ऑब्जर्वेशन जो पहले वाला था वो गलत हो चुका है, यानी गलत हो चुका है एज़ कम्पेयर टू दिस। एज़ कम्पेयर टू दिस, वो पहले का ऑब्जर्वेशन था वो गलत हो गया है। अब वो क्या है कि हर गोटी, सारी की सारी गोटी जो एक जैसी है वो सीधी नहीं चलती है, सीधी नहीं चलती है, वो अलग अलग तरीके से भी चलती है। तो क्या वो घोड़ा 2.5 कदम भी चलता है, तो ये हो गया उसका ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर एक और लॉ आ गया। पहले उसने लॉ दिया था कि जो हाथी रहता है वो सीधा ही चलता है, लेकिन अब उसके बाद घोड़े का ऑब्जर्वेशन देखने के बाद जो रहता है कि सारी गोटियाँ जो है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या था पहले का, कि सारी गोटियाँ जो है पीछे की वो सारी सारी सीधी ही चलती है, लेकिन यहाँ पर जैसे उसने घोड़ा चला तो उसका ऑब्जर्वेशन थोड़ा गलत हो गया, और उसने एक नया लॉ दे दिया कि जो बाकी जो अलग अलग गोटियाँ रहती है वो उनके हिसाब से चलती है, उनका अलग अलग चलने का स्टाइल रहता है, ठीक है। तो ये हो गया लॉ चेंज। तो ऑब्जर्वर ने क्या करा, ऑब्जर्वर पहले, तो उसके बाद एक लॉ चेंज भी हो गया, ओके। जो कुछ भी ऑब्जर्व करा, पहले जो ऑब्जर्व करा था उसके बाद जो ऑब्जर्व करा है उसके बेसिस पर क्या हो गया, लॉ चेंज हो गया। पहले जो ऑब्जर्व करा था उसने वो अलग करा था, और अब जो ऑब्जर्व करा है वो अलग करा। तो पहले जो उसने लॉ दिया था वो गलत साबित हो गया एज़ कम्पेयर टू इस वाले लॉ में, ओके। तो ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, लॉज आर नॉन स्टैटिक, ओके, लॉज आर डायनेमिक। लॉज डायनेमिक क्यों है, अब जैसे ये हमने ऑब्जर्वेशन किया है, अब ये ऑब्जर्वेशन हम कब कर सकते हैं,
यानी हम जब हमें कोई ना कोई सी लैंग्वेज मालूम हो, यानी किसी न किसी लैंग्वेज का हमें समझना ज़रूरी है, हमारे समझ के अंदर होना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हमें ये समझना है तो कुछ ना कुछ यानी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। अब जिसको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। कुछ ना कुछ तो फिज़िकल क्वांटिटी है, उसके ज़रिए ही उसके ज़रिए हम ये सब समझ सकते हैं। अगर ये नहीं होता, फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होती, हम इसको नहीं समझ पाते कभी भी, क्योंकि हम कभी भी चेस बोर्ड को नहीं देखते, हम कभी भी इमेजिन नहीं कर पाते चेस बोर्ड कैसा होता है और किस प्रकार से उसकी वैल्यू चलती है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या, फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो भी मेजर्ड हो सके। अब जैसे हम जैसे पेन है, या पेन की कोई भी हमसे कोई लेंथ पूछता है, तो हम आसानी से इसको स्केल से नाप के हम बता सकते हैं कि ये कितने मीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है। लेकिन अगर यहाँ पर पेन ही नहीं होगा और यहाँ पर हमको बोल दिया जाए कि पेन की साइज़ नापो, तो हम क्या उसको नाप पाएंगे? अगर कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है किसी का भी, हम उसको नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। लेकिन फिज़िकल क्वांटिटी, अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसको हम, जी, फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम नाप सकें, जिसको हम मेज़र कर सकें। ओके। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, उसको हम कहते हैं क्या, फिज़िकल क्वांटिटी। एंड विच डिस्क्राइब्स द लॉस ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड। और अगर फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होगी तो हम किसी भी लॉ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, तो फिज़िकल क्वांटिटी होती है वो क्या है, लॉस को भी डिस्क्राइब करती है फिज़िकल वर्ल्ड के। ओके। तो अब यहाँ पर हम एक फार्मूला देखते हैं, जैसे फिज़िकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई यू। तो यहाँ पर यू जो है वो यूनिट है। ओके। यूनिट, अगर कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी किसी भी यूनिट के साथ, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक फिज़िकल क्वांटिटी बनाएंगे। तो एन क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके। और यूनिट क्या है, मैटर के हिसाब से डिसाइड करता है। अगर वो मैटर यहाँ पर, जो फिज़िकल क्वांटिटी का जो मैटर है वो है सॉलिड, तो यहाँ पर मीटर, सॉरी सॉरी, यहाँ पर किलोग्राम लिख देंगे या फिर और कुछ लिख देंगे। और यहाँ पर अगर जो मैटर है हमारा अगर लिक्विड है, तो क्या लिख दें हम यहाँ पर, यूनिट में लीटर लिख देंगे। तो लीटर तो हो गया, ये बात ठीक है, एक हमारे पास यूनिट आ गई। फिर उसके बाद कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स है, यानी फिज़िकल क्वांटिटी है जो, वो कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स लीटर है, कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स किलोग्राम है, ये यहाँ से पता चलता है न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो ये एन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और ये एन यू हो गई, वो यूनिट हो गई। तो एन मल्टीप्लाई बाय यू मतलब न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई बाय यूनिट इज गिव्स द फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देखेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी के कुछ टाइप्स, फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं, और हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो तीन टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है, दूसरी होती है वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, और चौथी होती है, सॉरी, तीसरी होती है जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं, तीन टाइप्स की होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहली जो होती है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, दूसरी होती है वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, और तीसरी होती है वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अब सबसे पहले तो मैं एग्जांपल के जरिए आपसे स्टार्ट करता हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे अब एग्जांपल है, जो इंग्लिश बनी हुई है, जो इंग्लिश बनी हुई है हमारी, वो किन से बनी हुई है, वो 26 अल्फ़ाबेट से ही बनी हुई है। उन 26 अल्फ़ाबेट के एक भी बाहर नहीं है जिससे इंग्लिश बनी हुई है। जैसे इंग्लिश के सभी वर्ड्स हैं, सभी जो हेल्पिंग वर्ब ये सब हैं, ये सब किससे बने हुए हैं, ABCD से मिलकर ही बने हैं। ABCD इनका बेस है। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो वाली फिजिकल क्वांटिटी है जो सबका ही बेस है। इसके बाद जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे वो इसके बिना अधूरी है, इसके बिना बन नहीं सकती है फिजिकल क्वांटिटी वाली। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बिना नहीं बन सकती है। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो तो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर भी कोई सी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। पर क्या होगा, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, वो सारी की सारी इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसके बिना वो वाली फिजिकल क्वांटिटी हम निकाल ही नहीं सकते, पता ही नहीं कर सकते। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहती है, बल्कि इस पर सब फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। ओके। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये तो देख लिया हमने। अब इनका क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं हम, उनके यूनिट देखते हैं और उनके क्या सिंबल रहते हैं वो देखते हैं।
अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ है उसकी जो यूनिट है ऐसा इंटरनेशनल जो सिस्टम में जो यूनिट है उसकी जो मीटर मीटर और इसका सिंबल है वो एम। अब जैसे लेंथ है, लेंथ हम किस में नापते हैं? नापते हैं मीटर में। जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, अब जैसे कोई सी भी 100 मीटर की 100 मीटर का ट्रैक है, अगर हम उसकी लेंथ नापेंगे तो उसकी यूनिट हम किस में लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? सिंबल से। अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर अपन कुछ भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ट्रैक, कोई सा भी एक ट्रैक को हमने नापा है तो वो निकला है 10 मीटर। ठीक है, हम इस प्रकार तो लिखे हैं नहीं हर बार कि पूरा पूरा लिखना पड़ा हमको, तो जिस कारण क्या है सिंबल बना दे के इनके लिए। तो इस मीटर की जगह अगर आप एम भी लिखोगे तो भी समझ जाएगा सामने वाला कि एम मीटर लिखा हुआ है। ओके, तो सिंबल इसके लिए दे दिया एम। अब आती है मास की बात है, तो कुछ भी अगर अपन शुगर या कुछ भी लेने जाते हैं, सॉलिड चीज़ें, सॉलिड चीज़ें कुछ भी लेने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? इसको यूनिट दे किलोग्राम में ही बोलते हैं। अब जैसे कुछ भी शुगर चाहिए हमको किराने की दुकान पर जाकर हम बोलते हैं 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम या 5 किलोग्राम, तो ये हो गया क्या? यूनिट के हिसाब से हमने बोला है उसको। जैसे जो किसी भी मास, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका मास हम किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं, क्योंकि उसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम में। और इसका जो सिंबल है वो है क्या? केजी। और अब आती है टाइम की बात। जैसे हम रनिंग करते हैं और उसमें हम स्टॉप वॉच लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? टाइम में हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि टाइम 20 मीटर हो गया, 20 किलोग्राम हो गया, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। टाइम में हम, टाइम के केस में हम क्या बोलते हैं? जैसे 20 सेकेंड हो गया, 30 सेकेंड हो गया, फिर 50 सेकेंड हो गया, ये बोलते हैं। तो सेकेंड जो होती है वो टाइम की यूनिट होती है और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। अब आती है बात टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर जो एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट क्या होती है? केल्विन। अब जो भी हम टेम्परेचर नापते हैं उसको हम किसकी टर्म में नापते हैं? केल्विन के टर्म में। जैसे आज का टेम्परेचर कितना है? जैसे 20 डिग्री, तो 20 डिग्री केल्विन ना बोलेंगे हम, 20 डिग्री मीटर नहीं बोलेंगे, 20 डिग्री किलोग्राम नहीं बोलेंगे हम। टेम्परेचर के केस में क्या बोलेंगे? 20 डिग्री केल्विन या 30 डिग्री केल्विन, इस प्रकार से लगाएंगे हम। केल्विन को डिनोट किया जाता है के से, कैसे डिनोट किया जाता है। अब आती है बारी इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किस चीज़ से नापते हैं? एम्पियर से नापते हैं, मतलब एम्पियर इसकी यूनिट होती है कि इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट अगर हम नाप रहे हैं तो कितना एम्पियर? जैसे 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, इस प्रकार से हम बोलेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और एम्पियर को हम डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल ए से। अब आती है बारी लुमिनस इंटेंसिटी की। तो लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैसे, लुमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कैंडेला। और कैंडेला को हम डिनोट करते हैं इसके सिंबल सी डी से। अब आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक छोटा सा पार्ट सब्सटेंस का। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट है वो सब्सटेंस है, उसको हम कहते हैं क्या? मोल। तो इसको, इसकी जो यूनिट होती है मोल की वो होती है, मोल ही होती है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है MOL। ओके, अब आते हैं हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो वाली फिजिकल क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बिना हेल्प के बनी नहीं सकती। क्योंकि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो अब एक बार बता दूं मैं आपको, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो बिना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बन ही नहीं सकती। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव्ड होकर बनती है उसको हम कहते हैं क्या? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अब जैसे अब एग्जांपल के तौर पर हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे एरिया, एरिया हम कैसे निकालते हैं? किसी भी स्क्वायर का या फिर किसी भी रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ से निकालते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर स्क्वायर रहती है। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ है अगर वो मालूम नहीं होती तो हम क्या एरिया निकाल पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते एरिया। तो जिस कारण ये जो डेराइव्ड हुई है एरिया, एरिया जो भी डेराइव्ड हुआ है वो किसकी हेल्प से हुआ है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से ही हुआ है। जब तक ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमको मालूम नहीं रहेगी जब तक एरिया हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इनके बिना तो एरिया निकलना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ अगर नहीं होगी तो हम एरिया निकाल ही नहीं पाएंगे किसी भी चीज़ का। और लेंथ और ब्रेड्थ क्या है यहाँ पर? फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। इनके बिना हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब एरिया नहीं निकाल सकते। और अब आती है बारी वॉल्यूम की। जो वॉल्यूम की जो रहती है क्या? मीटर क्यूब रहती है यूनिट। ठीक है, अब इसको हम क्या रखते हैं? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, तो अब वॉल्यूम में क्या हो गया? जितना भी वॉल्यूम है
उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? अगर वो फंडामेंटल, उसके अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी लेंथ, तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि जब भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर प्रेजेंट है, और अगर हमें वो बेसिक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मालूम है, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मालूम है, जब ही हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम को। मतलब ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया फुल्ली किस पर, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर फुल्ली डिपेंड है ये। ठीक है। अब आती है बारी वेलोसिटी की। अब हम निकालते क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले तो हम देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, लेंथ होता है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो ये लिख दिया हमने मीटर। और जो टाइम की यूनिट क्या होती है, वो होती है सेकंड। तो हमने उसका सिंबल लिख दिया यहाँ पर एस, तो मीटर पर सेकंड। मतलब मीटर जो रहती है वो किस में नापी जाती है, लेंथ में नापी जाती है। और जो सेकंड रहता है वो किस में रहता है, वो टाइम में रहता है। तो लेंथ क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर ये नहीं होते तो हम वेलोसिटी नहीं निकाल पाते। ओके, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, डेराइव्ड क्वांटिटी, मतलब इनकी हेल्प से ही हम वेलोसिटी निकाल पा रहे हैं। तो ये क्या हो गई है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके। अब आती है बारी फोर्स की। फोर्स जो होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, और एक्सेलरेशन को हम नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब तक हमारे पास किलोग्राम नहीं होगा और मीटर नहीं होगा पर सेकंड नहीं होगा, तो हम जब तक क्या फोर्स नहीं निकाल सकते हैं, जब तक हम फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। इट मीन्स जब भी हमें यह मालूम चलेगा, जब भी हम फोर्स को निकाल सकते हैं। तो फोर्स किससे डिराइव्ड हो रहा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव्ड हो रहा है क्या, फोर्स। ठीक है, इस प्रकार से ये निकला है क्या, फोर्स हमारा। और इसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आती है बारी वर्क की। वर्क जो कि हम डायरेक्ट यूनिट लिख देते हैं अभी तो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है क्या, यूनिट। तो जब तक हमें ये बेसिक फिजिकल मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर, ये सब मालूम नहीं होंगे, जब तक हम वर्क नहीं निकाल सकते, वर्क को हम डेराइव नहीं कर सकते हैं, वर्क को हम निकाल नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो किस पे डिपेंड है, पूरा पूरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से के मिलने के बाद ये वर्क बन पाया है यहाँ पर, नहीं तो वर्क को हम डिफाइन नहीं कर पाते यहाँ पर। ओके, और ना ही हम वर्क की कोई सी वैल्यू निकाल पाते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम थर्ड वाली फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं, एक तो एंगल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है सॉलिड एंगल फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको ये समझने में थोड़ी बहुत शायद दिक्कत आ सकती है सॉलिड एंगल में। तो एंगल में मैं आपको बता दूं, एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आर्क पर रेडियन। एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आर्क पर रेडियन। अब मैं बता दूं आपको कि मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल में कुछ ना कुछ लेंथ का कुछ आर्क कट है, मतलब कुछ ना कुछ लेंथ उसमें कटेबल है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से इस लेंथ से, जैसे यहाँ पर तो ये लेंथ है, तो एक सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने रेडियस ले ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने आर ले लिया, और यहाँ से लेकर तो कहाँ पर ये कट कर रहा है एक आर्क का, वहाँ से इस पॉइंट से लेकर तो सेंटर पॉइंट तक एक लाइन खींच देंगे। तो ये लाइन कितना एंगल बना रही है इस वाली लाइन के साथ, ये हो गया थीटा। आर्क क्या होती है, सर्कल के एक छोटे सा जो लेंथ कटी हुई है उसको हम कहते हैं आर्क, उसको हम आर्क में नापते हैं। और जो थीटा रहता है उसको हम किस में नापते हैं, डिग्री रेडियन में नापते हैं। तो इसका नहीं होगा, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियन। ओके। अब आती है बात सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल में बात आती है तो हम जकाई में जाएंगे 3D पर। अब ये जो एंगल था, इसको हमने क्या करा, 2D में नाप लिया। इसके लिए हमको किसी थर्ड एक्सिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो आपकी यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एक्सिस दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या, यहाँ पर पहले एक सर्कल बना देते हैं, सर्कल नहीं, यहाँ पर एक हाउस का एक फ्रंट एंड बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है। अभी देखिए, अब टू डायमेंशनल से हम देखें, तो जैसे यहाँ पर ये हाउस की ब्रेड्थ बता रहा है एक्स एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है वो क्या बता रहा है, इसकी हाइट बता रहा है। ठीक है, अब हमें क्या है, हाउस की लेंथ भी नापनी है। तो लेंथ नापने के लिए हमारे पास की तीसरी एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इस प्रकार से रहेगी एक एक्सिस।
इस प्रकार से एक एक्सिस रहेगी। तो क्या होगा, यहाँ पर हम हाउस की लेंथ नाप सकते हैं। ठीक है, हाउस की हम लेंथ नाप सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा हाउस है, यहाँ पर इसकी हम लेंथ नाप सकते हैं किसकी मदद से, थर्ड 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 डायमेंशनल एक्सिस की मदद से। अब देखिए यहाँ पर जो है कॉर्नर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अभी तो, ठीक है, तो ये जो कॉर्नर है, ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, जिससे हमने ये पढ़ा दिया, ये एंगल बना रहा है। अब ये वाला जो ये वाला जो पॉइंट है, वो जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये क्या बनाएगा, इसके साथ एंगल बना रहा है ये, ठीक है, इसके साथ एंगल बना रहा है। और अब क्या है कि ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से, तो ये वाला जो है ये इसके साथ भी एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है, और यहाँ से भी ये एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स और जेड एक्सिस, इसके साथ भी ये पॉइंट एंगल बना रहा है। तो ये क्या हो गया, सभी तरफ से ये एंगल बना रहा है, 3D में एंगल बना रहा है ये। तो इसका मतलब आप अगर इसको यहाँ से देखें पूरा सीधे पॉइंट करके, तो कैसा लग रहा है आपको, एक कोन की तरह दिख रहा है ये, कोन की तरह। अगर आप कोन के अंदर ऐसा झांक के देखेंगे तो आपको हर प्रकार से एंगल दिखेगा ये। तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे कोन ये रहता है ये, कौन ये रहता है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें यहाँ से, एक एक्सिस ये जा रही है, एक एक्सिस ये जा रही है, एक एक्सिस ये जा रही है, तो सभी के साथ वो एंगल बना रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर अपन कौन के अंदर झांक के देखें तो ऐसा ही लगेगा बिल्कुल, कौन। ओके, यहाँ पर गोला ये देखिए, यहाँ पर तो हर जगह से ये एंगल बना रहा है, तो कौन भी हर जगह से एंगल बना रहा है। ओके, इसके साथ भी एंगल बना रहा है, इसके साथ भी एंगल बना रहा है, इसके साथ भी एंगल बना रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन। ओके, और एंगल की जो यूनिट होती थी वो हम क्या कहते थे, उसको रेडियन बोलते थे। और अब जो सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं क्या, स्टेरेडियन। तो यहाँ पर तो पहले देखिए एंगल में जो थीटा था वो क्या था, आर्क अपॉन रेडियन। थीटा जो था वो आर्क अपॉन, सॉरी सॉरी, यहाँ पर सॉरी, माफ करना, यहाँ पर जो एंगल था, एंगल की सिंपली हम रेडियन बोलते थे, रेडियन। तो यहाँ पर क्या है कि आर्क अपॉन रेडियन जो है, आर्क अपॉन रेडियन जो है वो सॉलिड एंगल की होती है, आर्क अपॉन रेडियन जो है वो सॉलिड एंगल की होती है। वो इस एंगल की नहीं होती है, इस एंगल की नहीं होती है, जो वो होती है कि सॉलिड एंगल की रहती है, आर्क अपॉन रेडियन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियन पर यूनिट, रेडियन पर यूनिट। और आर्क, आर्क जो होता है वो एक छोटा सा पार्ट, कट किया हुआ पार्ट रहता है, तो जिसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं, डी ए, डी ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस क्या है, आर। तो आर्क अपॉन रेडियस मतलब ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो थीटा की क्या हो गई यूनिट, रेडियन पर यूनिट। ओके, तो इसका हम क्या लेते हैं, थीटा, थीटा यहाँ पर क्या हो गया, स्टेरेडियन। ओके, थीटा जो हो गया वो हो गया स्टेरेडियन। क्या हो गया, थीटा स्टेरेडियन हो गया। ठीक है, थीटा जो हो गया वो स्टेरेडियन हो गया। अब यहाँ पर देखिए आर्क, आर्क एक क्या होता है, एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, कट किया हुआ पार्ट होता है आर्क। तो आर्क को हम छोटे से पार्ट को क्या कैसे डिनोट कर सकते हैं, डी ए से, आर्क। थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस मतलब डी ए अपॉन रेडियस आर। तो ये लिखा है यहाँ पर डी ए अपॉन आर, मतलब आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर होता है, और इसकी जो यूनिट होती है सॉलिड एंगल की वो होती है क्या, स्टेरेडियन, वो होती है क्या, स्टेरेडियन। अब तक हमने जो कुछ भी जैसे देखा है, जैसे लेंथ है, तो लेंथ को हमने किस यूनिट में देखा है, मीटर में देखा है, मीटर में नापते हुए देखा है। इसको हम कैसे डिनोट करते थे, उस यूनिट को क्या, स्मॉल एम से। फिर मास जो हमने देखा था उसको हम किलोग्राम में यूनिट देखी थी हमने उसकी, तो उसको हम केजी में, केजी से डिनोट करते थे। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है,
अब डायमेंशन, ये एक्चुअल में डायमेंशंस नहीं होते हैं, पर इनको अभी डायमेंशन सिर्फ कहा गया है। और क्यों कहा गया है मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँगा सब पूर्ण रूप से, जब आपको समझ में आ जाएगा क्यों कहा गया है इनको डायमेंशंस। तो अब आती है बात लेंथ की। अब हम लेंथ की जगह एम यूज़ नहीं करेंगे, अब लेंथ की जगह क्या करेंगे, कैपिटल एल यूज़ करेंगे। और मास की जगह हम किलोग्राम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल एम यूज़ करेंगे। और टाइम की जगह हम सेकंड यूज़ नहीं करेंगे, हम टाइम की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल टी यूज़ करेंगे। और टेम्परेचर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, के या फिर थीटा यूज़ करेंगे। ओके। अब उसके बाद आती है बारी किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है हम उसको का से डिनोट करेंगे, हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। जो लुमिनस इंटेंसिटी है हम इसको पहले काय में करते थे, सी डी में करते थे, लेकिन अब काय में करेंगे, हम कैपिटल सी में करेंगे। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल, मोल को हम किस में डिनोट करते थे, एम ओ एल में, तो यहाँ पर हम एम ओ एल में ही करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो ये वाले टर्म्स हैं, जैसे लेंथ है, एल एम एन टी, ये जो रहती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं डायमेंशंस एक्चुअल में होता क्या है। तो डायमेंशंस, अब हम जब भी सॉल्व करते हैं डायमेंशंस को, तो सबसे पहले मैं आपको एक डायमेंशन थोड़ी बहुत सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा डायमेंशंस एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर देखिए एरिया, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ इनटू लेंथ, मतलब लेंथ स्क्वायर। और लेंथ को हम कैसे डिनोट करेंगे यहाँ पर डायमेंशंस में, एल से, कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। ओके। अब यहाँ पर तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हम क्या लिखते हैं, एम क्यूब लिखते हैं। मतलब एम क्यूब मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से, और कैपिटल एल क्यूब भी लिख सकते हैं एम क्यूब को हम। ओके। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक डायमेंशन है। ठीक है। अभी तो हम इसको डायमेंशन मान रहे हैं, जैसे डायमेंशन इसका पावर जो है ये है। तो एक्चुअल में जो डायमेंशन होती है ना वो ये होती है, जो ये इसके ऊपर जो पावर रहती है, इसके ऊपर जो पावर रहती है ये होती है क्या, डायमेंशन। तो डायमेंशंस की मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ क्या होती है। तो क्या होता है, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। अब देखना, किसी भी जैसे कोई सी भी ये एरिया जो है, एरिया, एरिया क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो कुछ भी, जैसे जो डायमेंशंस, जैसे हम डायमेंशंस वो पावर है, मतलब डायमेंशंस आर द पावर्स, ये देखिए ये पावर है, इनको हम कह रहे हैं क्या, डायमेंशन। तो डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। अब फंडामेंटल यूनिट हमने क्या देखी थी, लेंथ देखी थी, मास देखा था, टाइम देखा था, ये होती है क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये देखिए यहाँ पर, यही वाला बात यहाँ पर कही गई, डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर रेज्ड की गई है, जिनको हम कैसे नोट कर रहे हैं डायमेंशन में, कैपिटल एल से। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे नोट कर रहे हैं, कैपिटल एल कैपिटल एम और इनसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में जो डायमेंशन होती है वो इनके ऊपर लगाई गई पावर रहती है, इनके ऊपर लगाई हुई पावर रहती है, किसको एक्सप्रेस करने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। अब देखना ये एरिया जो है ये क्या है, डेराइव्ड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डेराइव्ड यूनिट है। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो कुछ भी यहाँ पर पावर लगाई जाती है, किसके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो कुछ भी पावर लगाई जाती है, इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो कुछ भी पावर लगाई जाती है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। वो होती है एक्चुअल में डायमेंशंस। और ये किसके ऊपर लगती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, तो जिस कारण हम इसको भी डायमेंशन ही कहते हैं। बल्कि एक्चुअल में डायमेंशन क्या होती है, यह होती है डायमेंशन। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मतलब कम से कम 30 से 35 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनका हम क्या निकालेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे इन द टर्म मैक्सिमम एम एल एंड टी।
और उसके बाद कभी हो सकता है के भी आ जाए, हो सकता है कभी ए भी आ जाए, सी भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा डेफिनेशन बता दी, डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या होती है, आप चाहे तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं यहाँ पर डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। और मास को हम किससे नापते हैं? किलोग्राम से नापते हैं, है ना। तो मास को हम किलोग्राम से नापते थे, लेकिन हम डायमेंशंस की टर्म में हम किस में नापेंगे? कैपिटल एम से नापेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कैपिटल एम। और उसके बाद मीटर क्यूब, मीटर क्यूब को हम किस में नापते हैं? कैपिटल एल में नापते हैं। तो एम की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? कैपिटल एल, और यहाँ पर क्यूब। तो हम जैसे ही एल क्यूब को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम एल रेस्ट टू दी पावर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम एल रेस्ट टू पावर -3। जब भी हम डिनोमिनेटर का जो एल रेस्ट टू पावर 3 है उसको अगर अपन ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा? है इसकी पावर जो है वो अपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। जो कुछ भी यहाँ पर साइन है पावर का, वो ऊपर जाते से ही क्या हो जाएगा? अपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा ऊपर जाते से पावर में, और अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर जाते से प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टोटल एम एल रेस्ट टू द पावर -3। तो ये क्या हो गया? डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी किसकी? डेंसिटी की। अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का हम निकालते हैं क्या? डायमेंशन। अब हम डायमेंशन निकालते हैं वेलोसिटी का। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इन द सेंस हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगी ये लेंथ, और यहाँ पर होगा टाइम। टाइम मतलब, अब यहाँ पर हम लेंथ को पहले हम किसे डिनोट करते थे? जैसे मीटर रहता था उससे डिनोट करते थे, और जो टाइम रहता था उसको हम कैसे डिनोट करते थे? एज सेकंड से डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो डिस्प्ले यानी डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ होती है, और टाइम होता है वो इसे यहाँ पर लिखा है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, और टाइम को टाइम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? लेंथ। लेंथ को हम क्या लिखते हैं अब यहाँ पर? कैपिटल एल लिखते हैं, और टाइम को क्या लिखते हैं? कैपिटल टी लिखते हैं। तो क्या लिख दिया हमने? कैपिटल एल अपॉन कैपिटल टी। अब यहाँ पर टी की पावर 1 है, और अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या है? यहाँ पर मास जो था वो तो 0 था, जिसकी पावर 0 आएगी। ओके, यहाँ पर हम 1 की जगह ये भी लिख सकते हैं m0, एम रेस्ट टू द पावर 0। ठीक है, तो हम फाइनली जो हमारा डायमेंशन आएगा वो किस प्रकार, किस फॉर्म में लिखेंगे हम? m0 l t रेस्ट टू द पावर -1। आगे समझ में? अब देखते हैं हम कौन सा। स्पीड का भी इसी प्रकार से निकलेगा, मीटर पर सेकंड का। और अब देखते हैं हम काय का? एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल वी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल वी, और चेंज इन टाइम मतलब डेल टी। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं किसको? चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम को, और पूरी होल टर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम, इसकी जो यूनिट होती है वो किस प्रकार होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है इसकी यूनिट। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी और अपन चेंज इन टाइम, तो इसको हम सब कुछ निकालेंगे। फिर उसके बाद एक्सीलरेशन की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, जो कि जिसकी पावर क्या है? 2 है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या है कि एम, एम को यानी हम कैसे नोट करते हैं? कैपिटल एम से नहीं, ये वो मास वाला एम नहीं है। यहाँ पर वो जो एम है वो है लेंथ वाला एम है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर एम, एम नहीं एल लिखें, कैपिटल एल लिखें। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, कैपिटल एम एल एक बार आ रहा है, तो रेस पावर इसकी 1 है, इसकी डायमेंशन जो है 1 है, और टी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या? अपॉन में टी स्क्वायर आएगा यहाँ पर। तो अलग अलग जैसे ही डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर में माइनस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है पावर में। ओके, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और एम यहाँ पर है नहीं, मतलब मास यहाँ पर है नहीं, तो मास यहाँ पर है नहीं, मतलब एम रेस्ट टू द पावर 0। ओके, अब जी, जी जो रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल जी। अब आती है बारी फोर्स की। तो फोर्स की जो बारी आती है वो होती है क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स जो आता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या किस में नापते हैं हम? पहले केजी में नापते हैं, और एक्सेलरेशन जो नापते हैं हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी जो यूनिट होती है। अब केजी, केजी यानी मास, मास को हम कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पर कैपिटल एम से। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? एम, एम मतलब लेंथ, लेंथ पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ पर टी स्क्वायर। तो सेकंड को हम काय में नापते हैं? यहाँ पर डायमेंशंस में टी में, तो टी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है,
तो अभी इसका जो ये बना कैसे, किस प्रकार से दिखेगा, ये अपने को केजी है, केजी यानी मास, तो मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसको कैसे करते हैं, मीटर को कैपिटल एल से, और एस को हम कैसे डिनोट करते हैं, टी से करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे एम मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। अब टी को अपन ऊपर ले जाएंगे, टी स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या है, टी की माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, टी रेस्ट टू द पावर -2। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं फोर्स का जो डायमेंशन है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, mL T⁻²। अब आती है बारी मोमेंटम की। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास प्लस उसकी वेलो मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो मास को हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होती है वो होती है क्या, मीटर पर सेकेंड होती है। तो मीटर की जगह हमने लिख दिया लेंथ, मतलब एल, कैपिटल एल, और सेकंड की जगह हमने लिख दिया कैपिटल टी। तो क्या हमने लिख दिया था अब इसके इसके पहले वाली स्टेप हम लिखते हैं, कैसी होगी इसकी पहले वाली स्टेप, एम मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन कैपिटल टी, ठीक है, एम अपॉन कैपिटल। तो एम तो वैसा वैसा ही है ना, और एल T⁻⁻1 कैसे आया, क्योंकि T⁻1 था और ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में गया तो इसकी पावर में क्या लग गया, अगर वो पॉजिटिव होती है तो वो माइनस हो जाएगी, ठीक है, और अगर नेगेटिव रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये हुआ इसे एम मल्टीप्लाई एल T⁻⁻1। अब इसको पूरे को एक साथ लिखेंगे, तो इसको हम कैसे लिख देंगे फिर, mL T⁻⁻1। तो ये काय का निकल गया डायमेंशन, मोमेंटम मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकल गया है। ओके, अब हम एक और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं, तो वर्क, अब वर्क का निकालते हैं हम। तो वर्क क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल। एंगल कौन सा कैसे दिया जाता है, कोस थीटा से दिया जाता है। तो फोर्स का हम वैसे डायमेंशन निकाल चुके हैं, तो उसका क्या निकला था, mL T⁻²। आप अगर यहाँ पर भी निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की जो मास को हम किस में लिखते हैं, हम यहाँ पर मास को हम कैपिटल एम में लिखते हैं यहाँ पर, और एक्सेलरेशन जो रहता है उसका क्या होती है, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, एम मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन टी स्क्वायर। तो टी ऊपर चले आएगा, ओके, तो क्या हो जाएगा, mL T⁻², वही यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स की जगह, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ को हम कैसे नोट करते हैं यहाँ पर, डायमेंशन में, कैपिटल एल में। और कोस थीटा का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है, तो जिस कारण हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 1। तो मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, mL T⁻² मल्टीप्लाई बाय एल, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर एल होगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल जो वर्क की जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, mL⁻² मल्टीप्लाई बाय T⁻²। ये बन जाएगी इकाई की वर्क की डायमेंशन। ओके, अब आती है बारी पावर की पावर के। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब पावर जो वर्क होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क डायमेंशन हमने निकाला था, तो वो क्या हो गया था, mL² T⁻² अपॉन टी, इसका टी। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी, ये वाला जो टी है ये ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये वाला जो टी है ये ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके आगे वाली और इसके बीच की स्टेप, इन दोनों के बीच की स्टेप मैं लिख देता हूँ, क्या होगा यहाँ पर, जैसे mL² T⁻²। अब ये टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये T⁻⁻1। अब देखिए बेस सेम है तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड होगी। अब अगर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस -1, इस प्रकार हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, L², तो T⁻² प्लस -1। तो यहाँ पर जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी, T⁻² और -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करा, तो ये क्या आ गया, पावर की जो डायमेंशन आ गई, जो पावर जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन आ गई, वो क्या आ गई, mL²T⁻3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, तो इसकी जो होती है यूनिट वो होती है जूल। जूल को हम क्या बोलते हैं, जूल को हम कैसे, यहाँ पर एनर्जी की जो यूनिट है वो किस प्रकार आएगी, अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, तब किलोग्राम यानी मास को हम किस प्रकार डिनोट करते हैं, यहाँ पर कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। और एम स्क्वायर यानी एल यानी लेंथ स्क्वायर हम एल को किस प्रकार डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। तो यहाँ पर एल दिख रहा है यहाँ पर, और इसका जो स्क्वायर है यहाँ पर दिख रहा है। और अपॉन में क्या था, एस स्क्वायर यानी टी हो जाए, टी स्क्वायर होगा। अब टी को अगर अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी रेस्ट पर -2, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो एनर्जी का जो डायमेंशन है वो क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी रेस्ट की पावर -2। ओके। अब बारी आती है काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो वेलोसिटी को हम क्या क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। जो दिख रहा है हमें, डिस्प्लेसमेंट काय में होती है, लेंथ में होती है, और टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर टी से डिनोट करते हैं। और ये एम है, और यहाँ पर क्या आ गया, ये मास आ गया। ओके, तो एम एल एल स्क्वायर यानी यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर हटेगा तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। तो एल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -2 यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं आप डायमेंशन में। ओके।